नमस्कार, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। बात करते हैं आज हम सृजन के अंदर जो हमारा पार्ट थर्ड है, राज्य रसोल्ठा, जो कृपाराम खेड़िया के द्वारा लिखा गया है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट जो कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो, और हमारा पार्ट सेकंड जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है वो आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो। इन दोनों पार्ट्स बने हुए हैं और आज हम पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे, राज्य रसोल्ठा, उनकी व्याख्या के बारे में, उनके जीवन परिचय से हम शुरुआत करते हैं। देखो, उनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 1743 ईस्वी के अंदर। कहाँ पे? ये राजस्थान के ही कवि हैं, मारवाड़ राज्य से बिलोंगिंग करते हैं, और कहते हैं कि वो एक संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की वो किस भाषा में की? राजस्थानी डिंगल पिंगल भाषा के अंदर उन्होंने सारी रचनाएं की। जो राजा लक्ष्मण सिंह है, जो सिक्कर के राजा थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, जो जागीर है उन्हें सम्मानित, मतलब जागीर प्रदान की थी और उन्हें सम्मानित किया था जागीर देके। किसकी जागीर थी वो? जो जसूरी गांव था ना, उसकी जागीर थी वो। कृपाराम खेड़िया है, उन्होंने अपने जो जितने भी काव्य है उनका नाम रखा है, जैसे कि राज्य रसोल्ठा। इसके पीछे का कारण क्या है? सिंपल सा कारण ये है कि जब वो बीमार हो गए थे, यानी कि कवि जब खुद बीमार हो गए थे, तो उनकी सेवा करने के लिए एक सेवक था। वो कौन था? वो था राजा राम। उन्होंने क्या किया कि उस जो राजा राम यानी कि जो राजिया था, वो उनकी इतनी सेवा करता है जिससे जो कवि है वो प्रसन्न हो जाता है। यानी कि वो उसका खुद तो मतलब उनकी कोई संतान नहीं थी, जो कृपाराम खेड़िया है उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने एक काम किया कि उस सेवक को अमर करने के लिए, उस नाम को अमर करने के लिए उन्होंने अपनी जो जितनी भी रचनाएं थी उसके अंदर इस पर्टिकुलर वर्ड को ऐड किया, राज्य। इसीलिए उन्होंने 140 ऐसे दोहों की रचनाएं की जो उनको प्रेजेंट करती है। इससे जैसे मतलब इससे क्या हुआ कि उनका जो नाम था वो भी अमर हो गया और इससे इनका नाम पड़ा राज्य रसोल्ठा, उनकी पूरी की पूरी रचनाएं की। अब हम बात करते हैं कि उनका जो स्वर्गवास है वो कब हुआ? 1833 ईस्वी के अंदर उनका स्वर्गवास हो गया। और अब हम बात करते हैं हमारे जो दोहे हैं उनको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो, सबसे पहला जो दोहा है उसके बारे में, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसना रा गुण राजिया। बहुत ही शानदार। देखो, इसके अंदर जो कृपाराम खेड़िया वो कहते हैं कि हे राजिया, जो मतलब कोयल है, यानी कि जो कोयल मन हर्षित करे, जो कोयल है वो हम सबका अपनी मधुर आवाज़ से सबका मुँह लेती है, यानी कि सबका जो मन है वो प्रसन्न करती है, यानी कि उनमें प्रेम उत्पन्न होता है सभी के मन में या सभी के हृदय में जब वो बोलती है, तो उसकी बोली सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और इसी के यदि विपरीत चलें तो जो कड़वो लागे काग, यानी कि जो कागला है यदि वो बोलेगा तो ऐसा लगेगा यार वो बंद कर दे, इतना कड़वा लगता है ना कि यार ये इसकी काँव काँव बहुत होगी, बंद करो इसको। रसना रा गुण राज्य, इसीलिए वो कहते हैं कि जो वाणी है वो उसका ही सब कुछ खेल है। यदि कोई अच्छा बोलेगा तो उसकी सबसे ज़्यादा सुना जाएगा उसको, और यदि वो कड़वा बोलेगा तो उसे बस टुकरा दिया जाएगा, भाई बंद हो जा तू। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसना रा गुण राजिया। यहाँ पे जो कृपाराम खेड़िया है उन्होंने केवल वाणी के गुण के बारे में बताया है, यानी कि वो किस तरीके से वर्क करती है। अब हम बात करते हैं इसके विशेष की। सरल भाषा में यहाँ पे कवि ने मधुर वाणी का जो महत्व है वो समझाया है, और भाषा सरल राजस्थानी है, और यहाँ पे कौन सी भाषा का यूज किया गया? डिंगल पिंगल भाषा का। आप ये जो तीन विशेष है आप लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड दोहे की। काली गणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है। जो काली गणी कुरूप, काली मतलब जो एकदम बदसूरत होती है, यानी कि जो काली होती है। कौन? कस्तूरी। कस्तूरी कौन होती है? कस्तूरी मतलब समझो जो हिरण की नाभि के अंदर होती है उसे कहते हैं कस्तूरी। तो वो कांटों पे तुलती है, यानी कि जिसपे सोना तुलता है वहां पे ही कस्तूरी को तोला जाता है। और शक्कर, जो शक्कर होती है वो कितनी खूबसूरत होती है ना, फिर भी पत्थरों पे तोली जाती है। तो उन्होंने इस तरीके से मतलब पूरा जो कृपाराम खेड़िया उन्होंने इस तरीके बताया है। उन्होंने किस चीज़ का महत्व दर्शाया है यहाँ पे? देखो, उन्होंने खूबसूरती का, यानी कि यदि इंसान सामने से यानी कि बाहर से कितना ही खूबसूरत हो और अंदर से एकदम खोखला हो ना, तो वो
बेकार होता है। और यदि वो इंसान चाहे ऊपर से सुंदर ना हो लेकिन अंदर से, यानी कि अंदर से इंसान एकदम पवित्र है और बाहर से चाहे अच्छा ना हो लेकिन अंदर से बढ़िया है और अच्छा व्यवहार वाला है, तो उसके रूप रंग के बारे में उन्होंने पूरा दर्शाया है कि वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं इसके विशेष की। सोरठे में जो निहित संदेश यह है कि जो बाहरी रूप रंग लुभावना होने में कोई वस्तु मूल्यवान नहीं हो जाती, उसके गुण ही उसका मूल्य निश्चित करते हैं। अब हम इसके विशेष की बात करते हैं। देखो, कवि ने यहाँ पे कौन सा अन्योक्ति के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण नीति की शिक्षा दी है। और यहाँ पे कौन सा अलंकार है, काली घड़ी कुरूप के अंदर। देखो इसमें काली कुरूप और कस्तूरी कंठ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड जो सोरठा है उसके बारे में। इंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। यहाँ पे जो कृपाराम खिड़िया वो कहते हैं कि देखो इंगर यानी कि जो पहाड़ है वहाँ पे जो जल रही है, यानी कि जो आग है वो पूरे के पूरे संसार को दिख रही है कि पहाड़ों पे आग लगी हुई है, लेकिन उनके खुद के पैरों में जो आग लगी हुई है वो किसी को नहीं दिख रही। यानी कि पर जलती निज पाए, यानी कि पाँव पर लगी हुई आग किसी को नहीं सूझती। और इसीलिए मतलब इस कहने का अर्थ क्या हुआ कि दूसरों की जो बुराइयां हैं वो हमें हाथों हाथ ही नजर आ जाती है, वो कितना बुरा इंसान है इस तरीके से। परंतु जो अपनी खुद की जो निंदा या खुद की जो बुराइयां होती है वो किसी को भी ध्यान नहीं आती। यानी खुद के पैरों पर जो आग लगी होती है वो किसी को ध्यान नहीं आती, भाई ये मैं खुद बुरा हूं या नहीं। दूसरों की बुराई अपने हाथों हाथ ही कर देंगे लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अतः मनुष्य को दूसरों की निंदा करने से पहले अपने खुद के जो दोष या जो बुराई होती है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके विशेष की। सबसे पहला विशेष ये है कि सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, डिंगल पिंगल भाषा के अंदर इसका प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे शैली व्यंग्यात्मक एवं उपदेशात्मक है। अब हमारे फोर्थ जो है, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राबेन पावे राजिया। अब यहाँ पे जो कृपाराम खिड़िया है वो कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में यानी कि पूरे के पूरे संसार में हर किसी को अपने ही स्वार्थ की पड़ी है। यदि उसमें स्वार्थ भरा पड़ा है तो वो उसे क्या पूछेगा कि भाई चूरमा भी उसे स्वादिष्ट लगेगा, यानी कि उसे स्वादिष्ट लगेगा मतलब हो गया कि वो उसे चूरमा भी खिलाएगा। और यदि हमारा स्वार्थ यानी ना हो, यानी कि कोई भी चीज़ का मतलब ना रखें, तो भाई कोई राबड़ी भी नहीं पूछता। यानी कि जो लोग हैं वो मतलब या स्वार्थ पड़ने पर खुशामंदी व्यवहार करते हैं और बिना मांगे भी चूरमा यानी कि जो मन चाही जो वस्तु होती है उसे अर्पित करते हैं। परंतु जब हमारा मतलब निकल जाता है ना तो हमें राबड़ी भी नहीं पूछते किसी से। अब हम इसके विशेष की बात करते हैं। देखो, शैली उपदेशात्मक एवं व्यंग्यात्मक है, बड़ी सरल भाषा में कवि ने लोक व्यवहार की शिक्षा दी है और यहाँ पे डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ। देखो यहाँ पे क्या है ना कि मुख ऊपर मिठास, घट माही खोटा गड़े, इसड़ासु इकलास राखिए जे नहीं राजिया। मतलब जो कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मुख में तो बड़ी मीठी बातें करता है और मन के अंदर यानी कि हमारे खुद के मन के अंदर गलत भावनाएं रखता है, तो उनसे कभी भी हमें मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी अपने स्वार्थवश धोखा दे सकते हैं, यानी कि खुद का मतलब निकालने के लिए किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि खुद के मुंह पर तो मिठास रखते हैं और अपने घट माही यानी कि खुद के जो भीतर है उसके अंदर खोट रखते हैं, यानी कि कमियां रखते हैं। तो इन लोगों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। राखिए नहीं राजिया, मतलब दूरी बनाए रखो उनसे, और क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। अब इसका जो विशेष है वो देख लो। यहाँ पे जो मुँह में राम बगल में छुरी जो हमारी लोकोक्ति है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है और कवि ने राजिया के माध्यम से सभी जो लोक व्यवहार की शिक्षा दी है। यहाँ पे सरल भाषा का उपयोग किया गया है, राजस्थानी सरल भाषा, और शैली उपदेशात्मक है और डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारी सिक्स्थ की। साचो मित्र सचेत कहो काम न करे किसो, हरि हरजन रे हेत रण पर हाकियो राजिया,
देखो इसके अंदर जो कृपाराम खिड़िया है वो कहते हैं कि जो सच्चा मित्र होता है ना, सच्चा मित्र, साचो मित्र सचेत, वह सदा ही मित्र का हित करने को तैयार रहता है, यानी कि दूसरों की हेल्प और उनकी जो किसी भी परिस्थिति के अंदर हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, और वह मित्र द्वारा बताए गए हर एक काम को करने को तत्पर रहता है। यानी कि कोई किसी को बोल दिया कि भाई तुझे ये आज करना है काम, यदि वो सच्चा मित्र है तो वो करेगा ही। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो श्री कृष्ण और जो अर्जुन थे वो दोनों एक पक्के सच्चे मित्र थे। उनका एग्जाम्पल इसलिए जैसे कि जब उन्हें युद्ध हुआ था तो उनका जो रथ है वो किसने हाँका था, वो भगवान श्री कृष्ण ने ही उनका रथ चलाया था, और वही एक सच्चे मित्र की निशानी है। यानी कि काम पड़ने पर, यानी कि कोई भी परिस्थिति के अंदर कुछ भी चीज़ें हो गई तो हमेशा ही आगे रहते हैं। तो यही सच्चे मित्र की एक निशानी है, जिसने जो कृपाराम खिड़िया उन्होंने बताया है। अब इसके विशेष के बारे में बात करते हैं। सोल्टे में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। सरल राजस्थानी भाषा में जो कवि है उन्होंने सच्चे मित्र के लक्षणों का परिचय दिया है। अब देखो इसके अंदर राजस्थानी सरल जो भाषा है उसका उपयोग किया गया है डिंगल पिंगल भाषा का। अब हम बात करते हैं हमारे 7th की। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद्द कागज जू राजिया। यानी कि जो हिम्मत होती है उसी की कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, यानी कि जो हिम्मत वाला नहीं होता उसकी कोई कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई भी उसका आदर नहीं करता। रद्द कागज जो राजिया, यानी कि वो कागज के समान है। अर्थात क्या कहा है कि समाज में सब साहसी व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं। साहसहीन जो व्यक्ति होता है उसके समाज में कोई कीमत नहीं होती, उसे कोई महत्व और सम्मान नहीं देता। उसकी स्थिति रद्दी कागज की तरह होती है, जैसे कि उन्होंने कहा है, साहसी व्यक्ति ही जीवन की समस्या का सामना कर सकता है, वही मनुष्य इस संसार में सिर उठाकर जी सकता है। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं रखता वह समस्याओं से डरा ही रहता है और डर जाता है। अब देखो इसके अंदर विशेष है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अनुप्रास, यमक और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी भाषा में के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। राजस्थानी डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग किया गया है। इसके अंदर भाषा सरल है, या आप इसके अंदर विशेष ऐड कर सकते हो। और बाकी यहाँ तक ये पूरी वीडियो जो हमारा पार्ट 3 था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन तीनों वीडियो को देखा होगा। आप इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बस सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।